गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हो गए तारीख 12 ना। आज यूथ डे है। मालूम है यूथ डे क्या होता है? वाह, 12 है या 12th है? विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, यूथ डे मनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग को जो है सिलेबस जो है आपके किताब में दी हुई है, सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली जो है उसी को पढ़ना है जैसे जैसे है, फर्स्ट को छोड़कर। तो पहला जो है आपका चैप्टर 2 है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। किताब पढ़ें तो उसके साथ साथ आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। ये चैप्टर जो है आपका डिमांड टाइटल से दिया हुआ है। यस सर। क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, रिकनेक्ट करके देखिएगा। बोल तो रहा हूँ। और किसी को कोई इशू है क्या? आवाज की किस आवाज क्लियर नहीं है? क्यों? और किसी को कोई इशू? हेलो, आवाज आ रही है? यस, थम्स अप देते रहिए, है ना। आधा इधर एक्सप्रेशन दीजिए, आधा इधर एक्सप्रेशन दीजिए, अपना एक्सप्रेशन 0। तो देखिए, आपका जो है पहला चैप्टर मैंने जो आपको सिलेबस के अनुसार जो है पहला आपका चैप्टर 2 से है ना, डिमांड है। तो इसमें आपको कौन कौन सी बातें कुछ आज डिस्कस कर लेंगे और कुछ अगले क्लास में कर लेंगे। तो अगले क्लास तक में पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उससे जितनी भी बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उस पर देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है। अब प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सा क्वेश्चंस आया था, एक बार उस क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर उसका आंसर्स आप दे रहे हैं तो आप जो बोलेंगे हम लिख देंगे, वही नोट्स हो गया। और जहां आप अटकेंगे वहां पर हम अपनी कंपोजिशन दे देंगे, है ना। बात समझ में आ रहे हैं ना। क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे हम इंस्टेंटली करेंगे, आप लोग के सामने करते। इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ी सी उसके बारे में आइडिया बनेंगे कि कंपोजिशन कैसे हो रहा है। एक तो रेडीमेड होता है तो जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच के लिखी गई, उसी बात नहीं होती है। संग संग हम लोग दोनों चीज़ को करते देखेंगे। तो पहला जो है आपको देखेंगे, स्टार्टिंग में आपका डिमांड लिखा है, इसमें इसकी मीनिंग को समझाया है ना। इस टाइटल में आपको सब टाइटल कहिए, इसमें आप इसमें इसको कि डिमांड क्या है, डिमांड से जो है आप क्या समझ रहे हैं, इस बात को इन्होंने डिस्कस किया इस हेड्स में। सेकंड हेड्स जो है इसमें बनाया इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, है ना, नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सेकंड जो है आपका उसमें देखेंगे, हाँ, फैक्टर्स क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें हैं वैसे वैसे अगर समझाते जाएंगे तो आप किताब पढ़ेंगे कभी भी तो समझ में आती जाए कि ये इसका सिस्टम्स है। एक तो हम अपने करेंगे तो रैंडम हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि आप उसके साथ अटैच नहीं होइए, लेकिन उसके अनुसार पढ़ा देंगे तो आप अटैच रहिएगा। समझ में रहे हैं ना। फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड ना,
फिर जो है आपके पास है डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल। हाँ, तो हर चीज दो लेवल पर करेगा, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक जो होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो चर्चा करेंगे तो बात आ जाएगी। डिमांड शेड्यूल, फिर है आपके पास हाँ ऐसे समझ में रहेगा कि हम लोग किस विषय में, किस में क्या हम लोग समझने जा रहे हैं डिमांड का। और जो है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड, कोई इश्यू हो तो बोलेंगे आप लोग। और फिर उसका लाभ डिमांड की चर्चा करता है ना। तो आइए पहले हम लोग इतना पर काम करते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग वहां से टॉपिक लेते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, क्लियर हो जाएगी बातें। फिर इसके बाद अगर समय रहेंगे तो कुछ और एक्सटेंशन करेंगे हेड्स को। क्लियर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए। कहाँ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल होगा। डिमांड शेड्यूल तो ऊपर लिख ही दिया था, तो इसको हटा ही दिया जाए ना। तो आप यहां ये कर सकते हैं इसमें, डिमांड फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना? क्लियर, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यस, बूस्ट योरसेल्फ। अब आइए हम लोग जो है इधर घास क्यों गया, पढ़ने देते हैं। अब हम लोग डिमांड वर्ड को समझते हैं। डिमांड जो है कि आप डिमांड से क्या समझते हैं, व्हाट इज डिमांड? डिमांड जो है, डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिमांड किस चीज की होगी? डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस, किसी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट और किसी सर्विस की डिमांड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पर कोई मुकदमा हो रही है, तो हम किसी लॉयर का जो है हम सहयोग लेंगे, तो वो हमको क्या प्रदान करेगा? सर्विस प्रदान करेगा। आपको जैसे भी क्लास करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप सर्विस ले रहे हैं, हम तो कोई कमोडिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए डिमांड दोनों चीज़ की हो सकती है, गुड्स एंड सर्विस की। तो अब होता है कि अगर हम टर्म डिमांड को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिमांड जो है अपने आप में 6 एलिमेंट्स को कंसीडर करता है। जहां 6 एलिमेंट्स ऑल टुगेदर होंगे वही डिमांड पैदा होगा। तो वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लियर, कि अ डिमांड कंसिस्ट एट लीस्ट 6 एलिमेंट्स। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? देखिए, इन्हीं 6 एलिमेंट्स को अगर हम एक सेंटेंस में पिरो देंगे, दैट इज योर डिफिनेशन ऑफ डिमांड, है ना। जो 6 एलिमेंट्स हम पार्ट बाय पार्ट अलग अलग लेंगे, है ना, उन 6 एलिमेंट्स को क्या करेंगे? एक सेंटेंस में पिरो देंगे, कंपोज कर देंगे, वो आपका डिफिनेशन ऑफ डिमांड बन जाएगा। तो बोलिए, डिमांड के लिए कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं? यस, फर्स्ट जो है आपके पास डिजायर होनी चाहिए। डिजायर और एक बच्ची को परमिशन दे। अच्छा सर,
कुछ साउंड का वो लोग शिकायत कर रहे थे सर, वो चले गए सर। डिजायर और वांट फॉर ए कमोडिटी और ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख देते हैं और एक कमोडिटी ही लिख देते हैं। सेकंड चीज क्या है वो भी, बिलिंगनेस तो डिजायर हो गया। बिलिंगनेस किस चीज की? नहीं, क्योंकि डिजायर मतलब ही हो गई। तो सेकंड जो चीज होगी वो होगी, हाँ ठीक है, वो भी होगी एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। यानी हमें जिस चीज की डिजायर है, जैसे कि हमें एक कार की डिजायर है, इसमें एग्जांपल आता है कि डिमांड, क्या एक बेगर जो है, एक पुअर मैन अगर एक कार की चाहत रखता है तो इज इट डिमांड इन इकोनॉमिक्स? नो, बिकॉज द पर्सन हैज नो एबिलिटी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। केवल डिजायर होना ही डिमांड नहीं है। बात समझ में आ रहे हैं आप लोगों को कि केवल और केवल डिजायर रखना ही डिमांड नहीं है इन इकोनॉमिक्स। हम कहते हैं कि हमें एक अभी जो है एक फैंसी कोट लेना था, तो हमारी डिजायर है, बट आई हैव नो मनी टू पे, देयरफॉर नॉट डिमांड इन द इकोनॉमी। हाँ बोलिए, कौन, किनका माइक ऑन है? अच्छा चलिए ठीक है, अब डिस्टर्बेंस खत्म। किसका सब मिला सामने? खैर, तो बात समझ में आ रहे हैं कि आपके पास केवल चाहत ही नहीं होनी चाहिए, चाहत को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। यू आर कैपेबल टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, है ना। जैसे हमारी आपकी एक चाहत हो जाए कि चलते हैं 4 चक्का लेते हैं, तो अगर पॉकेट में पैसा है तो ले लेंगे, जाएंगे दुकान पे, बातचीत करेंगे, सौदा पड़ जाएगा, ले लेंगे। लेकिन हम केवल चाहत ही बैठ कर लें तो वो डिमांड नहीं है इन इकोनॉमिक्स। तो दूसरी चीज है एबिलिटी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। तीसरी चीज क्या होगा? हाँ वो भी है, एक प्राइस बोले थे वो भी है। यहां से 3 चीजें आएंगी, विलिंगनेस, हाँ, या रेडीनेस। रेडीनेस टू पे, जैसे कि यस आपके पास एक डिजायर है 4 व्हीलर्स का, आपके पॉकेट में पैसा भी है, आप जो है प्लेस पर भी चले गए, लेकिन सब चीज पसंद आ गई, बट यू आर नॉट रेडी टू पे एट दैट टाइम, therefore that is not demand in economics। यानी कम से कम 3 ये नेसेसरी कर सकते हैं एलिमेंट्स होंगे। ये 3 मिलाकर आपको क्या बना देते हैं? इफेक्टिव डिमांड। बच गया? क्यों बच गए भाई? लो, इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर कब होगी? जब आपके पास नीड, उस नीड को फुलफिल करने के लिए एबिलिटी और साथ ही साथ आपके पास रेडीनेस टू पे। दैट मीन्स इफेक्टिव डिजायर बैक्ड बाय यानी सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी, है ना। फिर बच गया। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग महाबेवकूफ होते हैं। जब व्यक्ति एक बार फोन नहीं उठाए तो रुक जाना चाहिए। परचेजिंग पावर, यानी ये 3 अगर हमारे पास कंपोजिट होते हैं तो उसको कह सकते हैं कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर टू फॉर ए प्रोडक्ट।
तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए। और 3 एलिमेंट्स कौन होंगे हैं? आपने कोई बोले थे प्राइस। अदर एलिमेंट्स कौन सा है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब तक अगर किसी चीज की कीमत ना होगी तो उसकी डिमांड कैसे होगी? जैसे गंगा का पानी, बचते रहो। कुछ लोग बड़ा प्रेमी होते हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मानेंगे नहीं जब तक आवाज नहीं सुनेंगे कि जो चीज है, जो चीज प्रोडक्ट है उसके कुछ ना कुछ कीमत होनी चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं? तो गाल पर हाथ करके सोई हो, नींद आ जाएगी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? प्राइस बोले और प्लेस बोले। प्राइस, प्लेस एंड टाइम, these are 6 elements to be a demand of a commodity in an economy, in a market. बात समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो गई बातें? अब इन्हीं 6 बात को हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या बनाएंगे? व्हाट इज डिमांड? at a given price in a given period of time, supported by purchasing power. अब जिस ढंग से भी लिखिएगा सेंटेंस बन गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत नहीं? तो कह सकते हैं कि डिमांड इज द amount of quantity of a commodity amount of quantity of a commodity of a commodity। लिखते जाइएगा, अगर लिख सकते हैं तो सोइए मत। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, है ना? क्योंकि हम लोग जैसे पेन, तो हम लोग पेन की डिमांड नहीं करते, पेन की क्वांटिटी का डिमांड करते हैं कि हमको 5 पीस चाहिए। हम चावल खरीदने जाते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी का डिमांड करते हैं। हम नहीं कहते कि सीधे 5 चावल दो, केजी, ग्राम, क्विंटल, कोई ना कोई यूनिट में करते हैं। इसलिए हम लोग जब भी डिमांड करते हैं तो उसके साथ क्या अटैच करना चाहिए? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। किसका? ऑफ ए कमोडिटी का। कमोडिटी तो लिख दिए, और क्या लिख सकते हैं? विच इज आस्क्ड फॉर, which is asked for a given price in a given period of time, क्योंकि टाइम को भी तो इंक्लूड कीजिएगा। इन ए गिवन प्लेस, इन ए पर्टिकुलर प्लेस, है ना? ये भी कह सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेस। देखिए 6 एलिमेंट्स आ गए। ये भी देखिए डिजायर की चर्चा नहीं की है। हाँ बोलिए। और गिवन, अच्छा कोई बात नहीं है सर, यू आर गुड गर्ल। अब इसको काट छाट कर दें। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर हुई बातें?
या कुछ पहले से भी क्लियर होगी? बात को किसी ढंग से कह सकते हैं, डिमांड रिफर, इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हो क्या? डिमांड रिफर्स टू द इफेक्टिव डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय या विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर या मनी पावर। क्लियर होगी बातें? दोनों में से कोई बातें लिख देंगे। तो ये आपका डिमांड का डिफिनेशन हो गए, मीनिंग ऑफ डिमांड हो गए। अब ये किताब में उसी बात को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके समझाए हैं कि कौन कौन सा चीज़ होना है, उसमें टाइम की भी चर्चा किए हैं, जो आपका कलरिंग करके जो लिखा हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें टाइम भी किए हैं, प्लेस भी किए हैं, है ना, लिखा हुआ। तो सबको अलग अलग निकाल कर अलग अलग समझ लेते हैं, फिर को सबको कंपोजिट करके एक आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्लियर हो गए? कोई इसमें डाउट नहीं? तो इसको हम लोग डिफिनेशन ऑफ डिमांड में रख लेंगे। क्लियर हो गई बातें सर? किन्हों को दिक्कत हो तो आप लोग बोलिए। ऑनलाइन के जो फ्रेंड्स हैं बोलिए, फ्रेंड्स हैं क्या है? हाँ, आप लोगों को कोई इशू है तो बोलेंगे। ऑनलाइन वाले से पूछ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो कुछ जो आंसर्स यहाँ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, और जो नहीं होगा उसको हम एडिशनल लिख देंगे। जो आंसर्स अगर हम एक्स्ट्रा चाहिए डिस्कशन के बीच में हो जाएगी। क्वेश्चन या क्वेश्चन तो आप लोग के पास भी हो ही जाएगी, या आपको लगेगा कि यस इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, है ना। डिस्कशन से आपकी बेनिफिट ये मिल जाएगी, कम से कम उसको एक आपको स्टेटमेंट बना करने का चांस मिल जाएगा, उसमें जहाँ दिक्कत होगी हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोगों को इसमें क्या करनी है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड पे काम करनी है ना। सेकंड हेड हम लोग बनाते हैं फैक्टर्स, हाँ, डिमांड। इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है उसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग जो है ना, फैक्टर डिटरमाइनिंग भी कह सकते हैं या फैक्टर अफेक्टिंग कह सकते हैं। डिटरमाइन करना मतलब अफेक्ट करना, डिटरमाइन मीन्स अफेक्टिंग। फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड या कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यानी इसको हम सेकंड दूसरे नेम से क्या कह सकते हैं? जो डिटरमिन करे वो डिटरमिनेंट है ना। द फैक्टर दैट डिटरमिन समथिंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है, अगर वो रबर बॉल है तो उसको आप थ्रो करेंगे, और अगर वो आयरन बॉल हो उसको थ्रो करेंगे या उसको करेंगे, तो दोनों में क्या डिपेंड करता है? उसका वेट। जितना हल्का होगा उतना इजीली आप उसको थ्रो कर पाएंगे। तो डिटरमिन कौन कर रहा है? बने आपका बॉल का जो है वह वेट, वो अफेक्ट कर रहा है आपका थ्रोइंग का डिस्टेंस ऑफ थ्रोइंग, कितना दूर तक आप फेंक सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो जो भी फैक्टर किसी अदर फैक्टर को डिटरमिन करे वो उसका क्या कहला जाएगा? डिटरमिनेंट। जैसे हम लोगों ने एज और विजडम की चर्चा किया था, तो कौन किसको डिटरमिन कर रहा है? एज डिटरमिन कर रहा है विजडम को, है ना। जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर को डिटरमिन कौन करेगा? आपका इनकम। तो इनकम डिटरमिनेंट हो जाएगा, अफेक्टिंग फैक्टर है किसका? एक्सपेंडिचर का। समझ में आ रहे हैं? तो जो भी फैक्टर्स किसी दूसरे फैक्टर को, किसी दूसरे आइटम को डिस्टर्ब करता हो, है ना, अफेक्ट करता मतलब इन्फ्लुएंस करता हो, इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, डिटरमाइन भी कह सकते हैं, और उस वर्ड को क्या, उस टर्म को क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट्स। बात समझ में आ रहे हैं? तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड,
यानी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के हेड से भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की है कि आपका जो ये डिमांड है ये 2 लेवल पर हम लोग को पढ़नी है। 3 लेवल, तीसरा लेवल पर नहीं जाएंगे तो फिर वो माइक्रो लेवल हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर हम लोग को डिमांड को 2 पार्ट में पढ़नी है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल मतलब हमारा डिमांड, आपका डिमांड, हर एक पर्सन का डिमांड, हर एक सिंगल बायर्स का जो डिमांड होगा, बायर का डिमांड होगा, वो इंडिविजुअल डिमांड होगा। और किसी मार्केट में टोटल जितने बायर्स हैं उन सभी का इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर हम सम अप कर देंगे, एक टुगेदर कर देंगे, तो वो उससे कौन सा डिमांड बन जाएगा? मार्केट डिमांड बन जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई इशू है तो बोलिएगा। देखिए वो लोग वहां बैठकर हमारे ईरर्स को पकड़ लेते हैं, आप लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों यादव जी? इंडिविजुअल डिमांड है। आपका नाम सोनू है? हाँ, इसलिए बड़ी हंसते हैं। मार्केट डिमांड, अच्छा हुआ कि मुंह पर रुमाल लोगों ने लगा दिया कि अंदर कौन से भेद चल रही है पता न चले, और जो दूर बैठा हुआ है उनको तो पता नहीं चलेगा। कोई दांत खो जाएंगे, कोई देखिए सो गई है ना, आराम से अपना ठुड्डी लगा के बैठी है, पता नहीं चल रहा क्या बोला जा रहा है। देखो क्या सुन रही होगी। तो देखिए खैर, तो आपका जो है, अच्छा कुछ लोग ऑफलाइन में है, ऑफ नहीं है मतलब वीडियो जो नहीं है, कोई बात नहीं, डाटा खा जाएगा। तो अब आपका जो है, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, यानी जो जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करता हो। हाँ बोलिए। आवाज इको कर रहा है तो एक बार आप रिकनेक्ट करके देखिए, एक बार रिकनेक्ट करके देखिए। इको तो नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो मैं क्या करूं। तो बच गया फिर, ठीक है। ये आदमी नहीं सुनेगा क्या? आप भी कर लीजिए, इसमें वो कहाँ है गौन करने वाला? कोई बात नहीं है, होता होगा नेटवर्किंग को लेकर। %14 हो गया, क्या चलेगा, और फिर बजा देगा। हो गया रिकनेक्ट। इसमें कहीं म्यूट करने का होता है ना? फिर बज गया। अर्थ पागल है। अब देखिए, एक है आपके पास इंडिविजुअल डिमांड, अच्छा उनको दे दें। एक है आपका मार्केट डिमांड। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे, या डिफाइन भी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड रिफर टू अ सिंगल बायर्स डिमांड। सिंपल सी बात हो गई। और इसमें क्या कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड इन ए मार्केट। किसी मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स जो हैं, बायर्स हैं, उसके डिमांड को जब हम एक साथ अटैच करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मार्केट डिमांड। इस पर और आगे चर्चा होगी, है ना, जब शेड्यूल बनाएंगे, इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल, और जब कर्व बनाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, वहाँ आते आते ये पूरी बातें क्लियर हो जाएगी।
बात समझ में आ रहे हैं? चूंकि हमें डिटर्मिनेंट्स को समझाना है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ डिटर्मिनेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पर डिस्टर्ब करता है और कुछ जो है कंपोजिट लेवल पर करता है। जैसे कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट क्या होगा, पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो इंडिविजुअल होगा, किसी के लिए नेसेसरी होगा तो लेगा ही लेगा, और किसी के लिए नेसेसरी नहीं होगा तो नहीं लेगा। प्राइस उसको इंडिविजुअल लेवल पर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन फैशन आपका क्या होगा, वो मार्केट लेवल पर करेगा। समझ में आ रहे हैं? तो जो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होंगे उनको दो कैटेगरी में रखेंगे, एक इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करेगा, एक इंटायर जो है ग्रुप को करेगा। मार्केट में जितने भी बायर्स ग्रुप हैं उसको वो अफेक्ट करेगा। तो पहले तो ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इस बात का अगर आंसर देना हो तो क्या आंसर देंगे, द फैक्टर्स, हाँ, the factors that affect demand of a commodity are called डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रहे हैं? ये डिफिनेशन हो गए आपका मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द फैक्टर्स दैट डिटरमिन, चूंकि फैक्टर्स है तो डिटरमिन लिखेंगे, है ना। द फैक्टर्स दैट डिटरमिन a demand of a commodity are called determinants of demand. The factors that influence को भी तो यूज कर सकते हैं, डिमांड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्लियर हो रहा है बात? कि कोई डाउट से तो बोले जाए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कमाल है, लोग अंगूठा दिखाना फैशन हो गया है। बता, पहले अंगूठा को दिखाता तो पकड़ के 2 चाटा लगाता। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, अपनी अपनी दौड़ है। अब देखो, तो कुछ जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सम फैक्टर्स आर, जैसे कह सकते हैं कौन कौन सा डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, बोलिए। हाँ वो कह सकते हैं, हाँ वो तो नीड तो है ही, नीड ऑफ इंडिविजुअल, कि आपकी जैसे नीड होगी उसके अनुसार उसका होगा। लेकिन मेनली जो हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे, है ना, वो एक लेकर आएंगे, सिम्बोलाइज करते हैं। हम लोग कह सकते हैं डिमांड ऑफ, कह सकते हैं QX, Q फॉर डिमांड मानते हैं, Q फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। Q फॉर, अगर हम यहां पर Q लिख रहे हैं तो क्या इंडिकेट करेगा ना, क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ वहीं पर तो ले चलेंगे, जो भी बात कहेंगे हम तो न्यूमेरिकल अलजेब्रिक कह देंगे, वो बात का स्टेटमेंट हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट की जगह पे अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देंगे, फिर उसी का स्टेटमेंट बना लेंगे, 2-4 स्टेटमेंट हम आपके सामने बना देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट क्या बनाना है। और समझ आ रहे हैं ना, क्लियर हो रही है बातें? आपको लगता है कुछ याद करने पड़ जाएगा? अभी तक जितना डिस्कशन हुआ, 2 बातें को अगर बात कही जाए तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा ना कि आपको क्या बोलना है। इससे कई तरह का MCQ भी आएगा तो आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी, और फर्दर जहाँ कहीं भी एप्लीकेबल होगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगी बातें। तो देखिए, पहला जो लिखते हैं PX, है ना, यहाँ पर X लिख देते हैं। X क्या शो करेगा,
क्योंकि सिंबल को पकड़ते चलेंगे तो बहुत सारी बातें को हम लोगों को एक्स कमोडिटी, एक्स जैसे हमारे राइस है, पल्स है, कार है, पेन है, कुछ भी है, गुड एक्स, गुड बाई, ये तो कह के चलते हैं। हर चीज में हम लोग लेट करते हैं तो एक्स वाई जेड मानते हैं। तो चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग एक प्रीफिक्स लगा देंगे, गुड या कमोडिटी या प्रोडक्ट, तीनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। प्रोडक्ट एक्स भी लिख सकते हैं, कमोडिटी एक्स भी लिख सकते हैं और गुड एक्स भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहे हैं? तो जब भी कभी भी कोई आंसर आप बना रहे हैं तो हर बार हर जगह गुड मत लिखते जाइए। अगर पहला स्टेटमेंट में अगर जरूरत पड़ गई तो आप गुड एक्स लिख के आ गए, फिर उसी की जरूरत पड़ गई चौथे लाइन में, फोर्थ लाइन में, तो फिर वहां गुड की जगह कमोडिटी एक्स लिख दीजिए, सेम चीज माना जाएगा। बस समझ में आ रहे हैं ना? नॉर्मल सी बातें हैं। तो क्यू एक्स, तो यहां लिख दिए पी एक्स। पी एक्स से क्या जो है रिफर करेगा? प्राइस करेगा। बोलिए पी एक्स से क्या होगा? प्राइस ऑफ, हाँ तो एक्स लग गया ना, तो यहां पर लिख देंगे इट्स ओन। इट्स ओन का मतलब जो कमोडिटी है उसी के प्राइस से अफेक्ट होगा। चाय कमोडिटी की जो डिमांड है वो चाय के प्राइस से डिस्टर्ब होगा। इस बात को यहां पर समझ लीजिए। पी वाई ये भी हो गई, तो मतलब क्या होगा? ये भी प्राइस इंडिकेट करेगा किसका? ऑफ रिलेटिव गुड्स। जैसे कह सकते हैं, समझने के लिए इस बात में हम समझा दें एक मैटर, यही समझाते चलते हैं, क्लियर हो जाएगी बातें। यहां प्राइस ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो जिस चीज की डिमांड है उसी चीज के प्राइस से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। कपड़े की अगर डिमांड है तो इसी कपड़े की प्राइस से कर रहे हैं। लेकिन यहां प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जैसे कह सकते हैं कि टी है और यहां पर कॉफी है, ठीक है? तो टी का हम डिमांड की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला डी जो है, डी फॉर एक्स, इसको अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसको हम लोग दो प्रोडक्ट लेते हैं कंसिडरेशन में, एक टी एंड एक कॉफी। यस मिस्टर राहुल नाम है तो आयुष। तो दो प्रोडक्ट लेते हैं, एक्स एंड वाई, क्लियर? इसकी अपनी प्राइस होगी, इसकी अपनी प्राइस होगी। तो ये अपने प्राइस से मूव करेगा, ये अपने प्राइस से मूव करेगा। लेकिन अगर हम इसका डिमांड ले लें और कॉफी का हम प्राइस ले लें, तो अगर कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा तो लोग क्या पीने लगेंगे? तो चाय का डिमांड पर असर पड़ा, प्राइस किसका चेंज हुआ? कॉफी का। और डिमांड किसका बदल गया? टी का, यानी एक्स का। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव गुड्स हो गए ना, ये सब्स्टिट्यूट हो गए। अच्छा अब ले लीजिए कार, पेट्रोल। अच्छा कार ही ले लेते हैं पहले। कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, शुगर और टी भी बना सकते हैं, शुगर और टी भी बना सकते हैं, वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि रिलेटिव गुड्स दो ही होंगे, इधर वो सब्स्टिट्यूट होंगे और कंप्लीमेंट होंगे। माने ज्वाइंटली जो यूज हो वो कंप्लीमेंट है और एक के स्थान पर दूसरा जो यूज हो वो सब्स्टिट्यूट है। कि चाय की जगह पर हम कॉफी यूज कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। हम बस से नहीं जाकर ट्रेन से जा सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। क्लियर हो गई बातें? और एक होता है कि ज्वाइंटली माने यूज करना होगा, जैसे शू अप वन लेग, एक पैर का जूता दूसरे पैर का जूता का कंप्लीमेंट है। यही एग्जांपल विशेष देता है किताबों में। ऐसे तो बाकी शुगर टी वगैरह वगैरह दे सकते हैं, लेकिन एक अदर एग्जांपल दे सकते हैं, अच्छा भी है। शू अप वन लेग इज द कंप्लीमेंट ऑफ द शू अप अनदर लेग। एक पैर में दो जूता, दो पैर में दो जूता, एक पैर में एक जूता।
कार और पेट्रोल। अब पेट्रोल का हम प्राइस ले लेते हैं और कार का हम डिमांड ले लेते हैं। तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड में क्या असर पड़ेगा? अफेक्ट कर देगा ना। तो यहां पर तो हम इस एक गुड्स को क्या लिए? वाई। एक गुड्स को क्या लिए? एक्स। तो डिमांड फॉर एक्स, ये डिस्टर्ब क्या हो गया? प्राइस ऑफ वाई यानी अदर गुड्स। कुछ बात क्लियर हो रही है? तो दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर क्या होगा? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। बात समझ में आ रहे हैं? बाकी किताबों में और मैटर्स हैं, लेकिन जो लगातार आपको यूज में आएगा फर्दर, वो तो किताब है, वो किताब बनाने के लिए कंपाइल्ड करेगा, उसमें मैंने जो जरूरत की चीज़ है वो भी देगा और जो एक्सटेंशन करना है समझ को उसको भी देगा। तो लेकिन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे सबको, लेकिन मैटर्स में वही रखेंगे जो लगातार यूज में आने को है। तो चूंकि कई सेशन पढ़ लेंगे, कई चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन बातों को हम प्रमुखता देना है, प्रायोरिटी देना है, और किन बातों को समझ के लिए रखनी है। क्योंकि डिमांड तभी पैदा होगा जब डिजायर होगा, नीड होगा। तो इस बात को हमको टॉपिक में लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि डिमांड का मतलब 6 एलिमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें डिजायर एक है, नीड एक है। तो किताब ने नीड पहले दे दिया तो उसको अलग से डिस्कस करा दिया। जब डिमांड कह ही रहे हैं, इसका मतलब कि डिमांड में 6 एलिमेंट्स अवेलेबल हो गए। उस 6 एलिमेंट के अलावा जो फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेगा, वो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होगा। नीड तो नहीं कर सकते, नीड के कारण ही तो डिमांड पैदा हो रहा है, लेकिन किताब में दिया है तो मानना चाहिए, हमसे बेहतर व्यक्ति हैं जयदेव जी। अच्छा, और बोलिए तीसरा क्या कर सकते हैं? डिस्कशन क्लियर हो रहा है ना? चाहे तो हम हेड करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको एलाबोरेट कर देते हैं, जहां पर जो समझ होगी उसको देख लेंगे। क्यों सर? और टेंशन नहीं लीजिए उसका, क्या नाम है कि परीक्षा है, परीक्षा अपनी जगह पर रहने दीजिए, समझ लीजिए, आपका आंसर टोटल हो जाएगा। और परीक्षा के पहले तक में अपने आप को फुल जो है कॉन्फिडेंस में रहेंगे, क्योंकि कंपोजिशन आपका होगा, मैटर आपका समझा हुआ होगा। जब आप कहीं से भी आएगी तो बात आ जाएगी। अब जब कभी भी हम कंप्लीमेंट की और सब्स्टिट्यूट की चर्चा करेंगे तो इसकी बात तो क्लियर हो जाएगी कि ये बातें हम लोगों ने समझा था। तो इसको कौन सा कहेंगे? देखिए, इन दोनों को एक नाम दे सकते हैं, कौन सा? रिलेटिव। तो रिलेटिव के अंदर दोनों टर्म्स आ गए, चाहे वो आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए, सब्स्टिट्यूट गुड हो गए, और ये कंप्लीमेंट हो गए। आप लोग को किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिलेटिव कहने का मतलब होता है कि आपका कौन सा रिलेशन है। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, और हमको इसको डिस्कस करने के लिए, जो कि हमको प्राइस के साथ डिमांड तो एक रहेगा ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट कोई भी रहे, तो क्योंकि डिमांड हमारा डिपेंडेंट है, वो जितने भी फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगा, वो तमाम फैक्टर्स हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, वही तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है। ये सभी तो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हुए ना, इंडिपेंडेंट हुए ना, क्योंकि ये ऑटोनोमसली बढ़ रहा है, अपने से बढ़ रहा है, उसके अनुसार डिमांड डिसाइड हो रही है। क्लियर हो गई बातें? तो ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ द फैक्टर। माने किसी एक फैक्टर को डिटरमिन करने के लिए हम अदर फैक्टर्स जितने भी इंडिपेंडेंट होंगे सभी क्या होंगे? वो डिटरमिनेंट होंगे इस फैक्टर के लिए। जैसे कि आप दूरी तय कर रहे हैं तो आपका कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, आपका स्पीड पे, टाइम टेकन पे, कितना स्पीड से कितने टाइम में आप उस डिस्टेंस को कवर करेंगे, ये दोनों चीज़ डिपेंड करेगा। तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस जो है आ जाएगी बातें। तो हर चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होता है। जो भी इंडिपेंडेंट है वो डिटरमिनेंट है, यानी अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, और जिसको अफेक्ट कर लेता है वो अफेक्टेड फैक्टर हो जाता है, जिसको कि हमको डिटरमिन करना होता है। उन्हीं बातों को समझनी है। डिमांड में डिमांड को समझेंगे, यही चीज़ को सप्लाई में समझेंगे। तो सप्लाई का कौन कौन सा फैक्टर्स डिटरमिन करेगा, वो डिटरमिनेंट्स का हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ को भली भांति समझे रहेंगे तो उसके आधार पर उसको भी तो लिख लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं सर? क्लियर हो रहे हैं ना बातें? तो थर्ड कौन सा लेंगे?
बोलिए। ना ना ना, इनकम डिमांड शेड्यूल तो उसका फैक्टर नहीं ना है। इनकम ऑफ कंज्यूमर आपका इनकम पर भी तो डिपेंड करेगा। आपका इनकम 100 रुपया है, उनका इनकम 500 रुपया है, इसका कीमत 5 ही रुपया है, या बाजार में जो है आलू का कीमत दोनों के लिए एक ही रेट है, तो आप 100 रुपया के हिसाब से अपना खरीदारी करेंगे, वो 1000 रुपये के अनुसार खरीदारी करेंगे। आप आधा किलो खरीदेंगे, वो 2 किलो लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, बिकॉज द पर्सन हैज मोर अमाउंट देन यू। तो वो भी तो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, है ना। तो क्या होगा, इनकम ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एम से कर देते हैं, मनी इनकम। एम फॉर मनी इनकम। हर व्यक्ति इनकम आपका जैसा होगा उसके अनुसार आपकी डिमांड होगी। बात समझ में आ रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, टी, टी से क्या लिखेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपका टेस्ट बदल जाता है तो भी आपकी डिमांड बदल जाएगी। है ना, कॉफी की टी की जगह कॉफी पीने की आपकी जो है टेस्ट हो जाएगी, तो टी का डिमांड घट जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये सभी इंडिविजुअल लेवल पर हैं, है ना। ये सभी जो है इंडिविजुअल लेवल्स पर होगा, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड को डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर। अच्छा, अगर मार्केट लेवल पर जाएंगे, जो मार्केट डिमांड को डिस्टर्ब करेंगे वो क्या हो सकते हैं, साइज ऑफ बायस इफ फॉर मार्केट लेवल, मार्केट डिमांड, वो तब वो फैक्टर जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेगा। आप एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग भी आप उसको हिज्जे करके लिख सकते हैं, स्पेल आउट कर सकते हैं। कि आपको जब कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो कह सकते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग अपने मतलब उसमें बात करें तो क्या करेंगे कि जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो, उसे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब, डिटर्मिन मतलब क्या होता है, निर्धारण करना। हिंदी में पढ़िएगा तो निर्धारक हो जाएगा, है ना। डिटर्मिन मतलब निर्धारण करना, किसी चीज का मूल्य निर्धारण करना, डिटर्मिन द प्राइस। क्लियर हो गई बातें। तो वहां पर ये लिख सकते हैं कि वो तमाम फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहलाते हैं। डिमांड को 2 लेवल पर स्टडी किया जाता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं और दूसरा मार्केट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड सिंगल बायस डिमांड को रिफर करता है, जबकि मार्केट डिमांड ऑल बायस के जो है कंपोजिट डिमांड को रिफर करता है। बात खत्म हो गई। इस आधार पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को फैक्टर्स करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना। उसको लेकर 3-4 हेडिंग्स डाल देंगे, है ना। फिर कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित डिटर्मिनेंट्स हैं या निम्नलिखित फैक्टर्स हैं। बस समझ में आ रहे हैं। तो आपका एक एसेट आपका बन गया, और छोटे में लिखना है तो 2 सेंटेंस में खत्म कर सकते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिफर्स टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सम आर लिस्टेड एज बिलो। उसमें दो तीन चार आपके दिमाग में आएगा, उसको लिख दीजिए और उसी स्टेटमेंट में लिख दीजिए इट अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ रहे हैं ना। किसी भी जगह से भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा, फिर भी हम आपको आंसर लिख देंगे। अच्छा, अब बताइए साइज ऑफ बायर्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में बायर्स ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहे हैं। और क्या हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी।
फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब आपकी किताब में कोई और टर्म होगा, इसके साथ अटैच कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सब शब्द आपके पास आनी चाहिए। क्यों कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सब टर्म आएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं जाए। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या समझते हैं? फिस्कल, आप लोग में से कोई बताइए फिस्कल पॉलिसी का मतलब, फिस्कल मतलब क्या समझते हैं? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल ऑलवेज रिफर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीति होती है, इकोनॉमिक नीति जो होती है, पॉलिसी होती है, उसे ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियां होती हैं, उसमें से जो इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाली नीति होती है, जैसे टैक्सेशन। टैक्सेशन, अगर सरकार टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा? इकोनॉमी में खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिमांड पर अफेक्ट हो जाएगा। तो टैक्सेशन का जो है निर्णय कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। तो टैक्सेशन पर जो पॉलिसी पर जो सरकार निर्णय लेगी उसको किस पॉलिसी के अंदर रखा जाएगा? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। सरकार सब्सिडी देती है, उस पर भी असर पड़ता है, खरीदारी मतलब उस पर भी जो है डिमांड का असर पड़ेगा। तो ये तमाम जो पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन, सब्सिडी, ये सभी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। इससे क्या आता है? पूरे मार्केट डिमांड को डिस्टर्ब करेगा, इंडिविजुअल को, चूंकि इंडिविजुअल का ही कंपोजिट है। अगर टैक्सेशन सब घटेगा तो सब पर घट जाएगा, अतः सबकी खरीदारी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल मार्केट की खरीदारी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहे हैं? तो कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी में एज रिलेटेड टू टैक्सेशन, क्या कह सकते हैं? सब्सिडी, आप कह सकते हैं पेंशन, अगर सरकार पेंशन बढ़ा दे, या अलायंस, जैसे बेरोजगार लोगों को जो होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस दे दे, तो आपके पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, लेकिन सरकार आपको दे दे कि आपको रोजगार नहीं मिला है, आपको वेलफेयर इकोनॉमी है, अतः सरकार का कर्तव्य है कि जिनके पास इनकम नहीं उनको अपने तरफ बने इनकम दी जाए, जब तक कि वो किसी काम में नहीं लगते हैं। तो वो 10 रुपये आप खर्च करेंगे ना इकोनॉमी में, तो वो सभी निर्णय कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। अतः गवर्नमेंट के निर्णय से भी मार्केट डिमांड अफेक्ट होता है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी आल्सो ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। आ रही बात समझ में? आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, इधर देखना पड़ेगा अंगूठा के लिए। कोई बोलेंगे? कोई दिक्कत? मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब टर्म्स आपको लगेंगे। किसी भी देश को चलाने के लिए दो ही पॉलिसी काम आती है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। दुनिया का कोई भी देश है, कोई भी इकोनॉमी है, इसी दो पॉलिसी पर बेस्ड होती है। एक सरकार निर्णय लेती है और दूसरा देश का जो नेशनल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो निर्णय लेती है। यानी भारत में आरबीआई करेगी। तो दो पॉलिसी ही देश की इकोनॉमी को गवर्न करता है इन एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक की पॉलिसी है वो दो ही पर डिपेंड करती है, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? कह सकते हैं आरबीआई करेगी। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई डिटरमिन क्या करती रहती है? इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करती है ना। होम लोन को डिस्टर्ब कर देगी। अगर होम लोन कम कर देगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी में? उससे जो है फ्लैट्स का जो है डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलिए। अगर सरकार की, अगर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट लिमिट आपको बढ़ा दी जाए कि सभी को जो है 5 लाख नहीं 20 लाख की जो है क्रेडिट दी जाएगी, तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मार्केट लेवल पर डिमांड बढ़ जाएगी ना। रियलिटी सेक्टर में तो डिमांड बढ़ जाएगी। रियलिटी सेक्टर मतलब जो फ्लैट वगैरह बनते बिकते हैं उसको रियलिटी सेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो इस प्रकार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट पॉलिसी, ये सभी भी मार्केट डिमांड को डिस्टर्ब करता है, इंडिविजुअल को नहीं। क्लियर हो रहा है ना? कंप्लीट आइडिया क्लियर हो रहा है ना? दो अलग अलग होरिजन है। हम इसको टैक्सेशन वगैरह पर भी लेके जाते हैं, लेकिन ये टर्म्स इसलिए लिए ताकि फर्दर कभी यूज हो तो आपके दिमाग में एक क्लियर कट रहे कि अच्छा ये बातें यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है।
बात समझ में आ रहे हैं सर? इट इज इस तरह से आप जो भी बने आप बना सकते हैं और कह सकते हैं अगर मार्केट में फैशन हो, फैशन बदला हो, है ना, लोगों का ब्रांड टेस्ट बदला हो, कह सकते हैं फैशन की जगह एक अच्छा दूसरा टर्म्स दे देते हैं, आपका कोई भी दे सकते हैं आप। आपके पास भी सैकड़ों ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके आधार पर आप लॉजिकली कह सकते हैं कि यस दिस फैक्टर विल आल्सो बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ सच डिमांड, है ना, क्योंकि हमें यही देखना है कोई डिस्टर्ब करेगा कि नहीं। कलर, अगर कपड़े का कलर किसी का अगर मान लिया कुछ इस ढंग का हो जो मैंने कह सकते हैं कि फेंटेड कलर हो या मैंने डिस कलर हो गया हो तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। हर चीज कर सकता है, हाँ कर सकता है, नेचर ऑफ कमोडिटी कर सकता है, लेकिन वो फैक्टर्स में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति जो चीज खरीदारी करने जा रहा है उसको उस वस्तु के नेचर के बारे में पता है ना, तो उसके बायर्स तो उसके लिए माने अनभिज्ञ नहीं है, इग्नोर नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उस आइटम का वो नेचर है। हाँ आपकी बात सही है, उसमें कोई दो मत नहीं है, आप अपने ढंग से कह सकती हैं, कोई भी बात लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है, लॉजिकली उसको कर देना है। कुछ आप अपनी किताबों की बात ले लीजिए, कुछ उसमें अपने शब्दों को पिरो दीजिए, बात वही सा। एडवर्टीजमेंट में भी डिमांड का असर पड़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कौन सा भी वो खिलाड़ी थे, वो थम्स अप की किसका बोतल को इधर कर दिया, उसका डिमांड घट गया, रोनाल्डो, एक कहानी आई थी ना अभी। तो कहने का मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट, हाँ ऐसे कोई प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर ही था, हाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अगर आपको चारों तरफ एडवर्टीजमेंट चारों तरफ हो जाए कि ठंडा मतलब कोको कोला होता है ना, लोगों को जुबान पर बैठ गया, जो भी गया भाई कोको कोला दे दीजिए, तो असर कहाँ से आया, एडवर्टीजमेंट से। जैसे अभी जितने भी लोग इम्पैक्ट है किससे, व्हाट्सएप आइडिया से, वही यूनिवर्सिटी बना हुआ है, उसी के आधार पर कोई किसी को गाली बक रहे, कोई किसी को सही कर रहे, कोई किसी को गलत कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी कहाँ से आ रही है, व्हाट्सएप से। वो माइंड वॉश कर रहे हैं, हमारी विवेक खत्म हो गई, उसने जो बात बोला उसी बात को हमने फॉरवर्ड कर दिया, हम रुक कर ये नहीं देखा, हम अपने विवेक नहीं लगाए। अगर हम विवेक लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये फॉरवर्ड किया जाए या हमको इससे दूर रहा जाए। तो अगर हम माइंड वास्ट हैं तो हम उसके अनुसार आगे काम करेंगे, लेकिन हम रुकते हैं, लॉजिक करते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि यस इट मे बी और इट मे नॉट बी। तो आप उस केस में भी आप किसी भी फैक्टर्स को ले सकते हैं, इसके अलावा भी फैक्टर्स ले, किताब लिख दिया वो फाइनल नहीं है, हजारों फैक्टर्स होते हैं। वेदर पर भी तो आपको डिमांड का असर पड़ेगा। अभी अचानक वर्षा होने लगे, देखिए रेनकोट अब छाता का कीमत बढ़ जाएगा, बनी डिमांड बढ़ जाएगा। अचानक वेदर चेंज हो जाए तो आप देखिएगा तुरंत बरसाती बिकने लगेगा, है ना। आप कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज, जो फेस्टिवल्स के समय डिमांड बढ़ जाते हैं, फेस्टिवल भी अफेक्ट करता है डिमांड को। तो सो मेनी फैक्टर्स यू में है, बट जो किताबों में मेंशन की गई है उसी में इतने सारे लिस्ट हैं कि उसमें से हमको छांटना पड़ जाएगा। तो 2-3 इंडिविजुअल्स का ले लेंगे, यानी प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, 3 पॉइंट्स वहां से ले लेंगे और 3 पॉइंट्स यहां से ले लेंगे। साइज ऑफ बायर्स इन द मार्केट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक में कंपोजिट कर देंगे, क्योंकि आप लोग 12th में तो छोटी बातें लिखनी है, खाली टर्म्स को मैंने टच कर देना है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, दीज आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट इधर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, एंड दीज ऑल आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कंपोजिटली। बात क्लियर हो गए? कोई डाउट है तो बोलिए, आप लोग कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरा में हमने लिखा है, हाँ तो आप यहां पर, हाँ डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल से पहले आपको जो है कुछ और अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये है ना, अब हम आपको
इसकी चर्चा करा देते हैं। उसके बाद ये सब बनाना आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो कौन सा चीज़ है? डिमांड फंक्शन। क्योंकि जैसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़िएगा ना, उसके बाद डिमांड फंक्शन पढ़िए। डिमांड फंक्शन से शेड्यूल जो है बनेगा। किताब में पहले शेड्यूल दे दिया, तो शेड्यूल दे दिया तो हर वक्त वो प्राइस को लेके जा रहा है, तो पहले तो समझ लेना कि भाई प्राइस को क्यों लेके जा रहा है और अदर को क्यों नहीं लेके गया। हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स को लेके जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग डिमांड फंक्शन से आगे बढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन से बाकी सब बातें डिस्कस हो जाएगी। क्लियर? यादव जी बोलिए, कोई दिक्कत है तो? बड़ा सोच मुद्रा में है, कुछ गंभीर सा लग रहा है। नहीं, मुस्कुराते रहिए। लीजिए, ये क्या मुस्कुरा गया? अच्छा है, डिजिटल बोर्ड का यही बेनिफिट है, कुछ ना होने का तो कुछ कुछ होते रहेगा। जो फिल्म भी बना था कुछ कुछ होता है, देखी थी क्या? देखना चाहिए। लाओ यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं डिमांड फंक्शन का। पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, सिस्टमाइज तरीके से कर लेते हैं। डिमांड फंक्शन क्या कर सकते हैं? द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स। इट्स लगा दिया, इसके अपने जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं उसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। डिमांड फंक्शन shows a relationship between demand and its determinants. Simple answer. And its determinant. Simple. That is your answer. What is demand function? Demand function refers to the relationship between demand and its determinants. अब बताइए, इसमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी? बोलिए बोलिए, कुछ तो लिखा जा सकता है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां कर लेंगे। इसमें से जो जो बातें आपको छांट के लिखने का होगा लिख लीजिएगा, नोट्स के रूप में आ जाएगा। क्यों सर, क्लियर हो रहा है ना? लिखा जा सकता है ना। अब तो बोले कि हम इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़े थे, टेंथ में नहीं थे इकोनॉमिक्स? नहीं है, चलिए ठीक है। वैसे बात सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब आ जाइए, इसी बात को अगला स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं? क्यों हंसी? उतरवा देंगे सबका नकाब, है ना। वो सर आवेगा तो भले चढ़ा लेना। तो अब कर सकते हैं अब इसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट से कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ और बढ़ा देते हैं। तो सिंबॉलिकली, है ना, इन सिंबॉलिक टर्म, सिंबॉलिकली मतलब इन सिंबॉलिक टर्म, यहां क्या लिख देंगे? QX यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। QX का मतलब तो समझ रहे हैं, इसलिए वहां सिंबल दिया था कि यहां पर बात आ जाएगी। क्लियर हो रही बातें? अब पिछले क्लास में हमने फंक्शन का सिंबल दिया था, क्योंकि यहां फंक्शन कह दिया। तो अब अगर मान लिया कि इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो इसमें एक स्टेटमेंट पहले फंक्शन के लिए लिख सकते हैं कि द टर्म फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स सो फार एज डिमांड फंक्शन इज कंसर्न। जहां तक डिमांड फंक्शन की बात है, लिखते हैं ना, इट शोज अ रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इट कैन बी प्रेजेंटेड विद द इन सिंबॉलिक टर्म एज बिलो। फिर यहां पर ही लिख सकते हैं QX। यहां क्या लिखेंगे? PX
अब आसान हो गया लिखना। फिर क्या लिखेंगे, पी वाई प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, मैंने जितने भी डिटर्मिनेंट्स वहां लिए हैं सबको यहां सजा दीजिए तो वही आंसर हो गया। और क्या लिखें, मनी इनकम, और क्या लिखें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और क्या लिखें, टोटल पॉपुलेशन साइज इन द मार्केट। एन जो है हमेशा पॉपुलेशन के लिए यूज होता है इकोनॉमिक्स में, कैपिटल एन, समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कैरेक्टर हैं जो हमेशा उसी के लिए यूज किए जाते हैं उस पीरियड में। जैसे कि यहाँ पर इनकम में भी हम लोग एम लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ बाई आ रहा है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को हमेशा कैपिटल वाई से इंडिकेट किया जाता है, नेशनल इनकम को वाई से इंडिकेट करते हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल्स को अगर आप समझे रहेंगे तो कोई भी रिलेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को दिक्कत है तो बोलेंगे। तो अब बताइए, ये तो हो गया हमारे पास 5, ये हो गया आपका मार्केट डिमांड फैक्टर। फिर क्या कर सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी, एफपी हो गए ना। फिर क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, यहां क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और यहां पर आप म्यू दे सकते हैं, ऑल अदर अननोन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हमने मेंशन नहीं किया उसको हम म्यू से इंडिकेट कर दिया, अदर फैक्टर्स, जो कि यहाँ कंसिडर डॉट 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 करेंगे ना। अगर यहाँ इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि इतने से ही अफेक्ट होगा, इससे ज्यादा से अफेक्ट नहीं होगा। नहीं, यहां पर तो सो मेनी फैक्टर्स आ जाएंगे, तो वो बाकी अदर फैक्टर्स, इतने फैक्टर्स हमको काम में लगते रहेंगे, अतः इसको सामने लिख दिया। और अदर्स को कहां डाल दिए, एक दे दिया म्यू साइड, म्यू सिंबल, जो क्या रिलेट करेगा, अदर फैक्टर्स, अदर अननोन फैक्टर्स, जो कि हमारी कंसिडरेशन में नहीं है लेकिन वो फैक्टर है ना। बात समझ में आ रहे हैं सर। तो इसमें तमाम बातें आ गई, क्लियर। अब इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वेयर, है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन, क्लियर। Since function refers to a relationship between variables and demand function refers to the relationship between demand and its determinants, it can be explained with the help of following symbolic term, and so ये कर देंगे। और फिर इसमें जितने भी हम लोगों ने करेक्टर लिया है उस करेक्टर का लिख देंगे। जैसे भैया QX के बारे में लिख देंगे, माने किस जो है कैरेक्टर से आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस कैरेक्टर को किस लिए यूज किए हैं आप, ये बात को तो डिनोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप आंसर लिख रहे हैं। तो इसको डिनोट कर दीजिएगा तो सही आपका जो है 4 लाइन माने 10 लाइन लिखा गया, खत्म हो गया इसका आंसर। इसमें तो तमाम बातें आ गई। बोलिए सर, तो QX को क्या लिखेंगे, आप लोग बोलिए QX को क्या लिखेंगे, अब कमोडिटी X है ना, अब कमोडिटी X, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X। वो चश्मा का क्या नाम है, आदित्य, वाह, आदित्य पंचोली। PX, इसको क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, है ना, प्राइस ऑफ इट्स ओन भी लिख सकते हैं, या प्राइस ऑफ कमोडिटी X, फिर PY, हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं, आप लोग इसको तो भर लीजिएगा ना, जो कॉपी पर रीराइट कीजिएगा, जितना भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो कॉपी पर जरूर रीराइट कीजिएगा, वही फाइनल आंसर है आपका। जब इस चैप्टर्स में कोई भी आंसर देंगे तो अब इन्हीं बातों में से देंगे, जो पढ़ाया उसी बातों से आंसर देंगे। क्लियर हो गई बातें, तो कम से कम कॉपी पर लिख लीजिएगा, जिसमें एक्सटेंशन देना होगा उसका एक्सटेंशन दे दीजिएगा। ऐसे तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे लेकिन टाइमिंग लग जाएगी, क्योंकि हर का मैटर दिया हुआ है। हम केवल यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन जो है म्यू का कर देते हैं, अदर अननोन फैक्टर्स, कि गलत लिखा है स्पेलिंग,
अदर अननोन फैक्टर्स। ये हमारा डिस्कशन हो गया डिमांड फंक्शन से जुड़ी हुई बातें। अब देखिए डिटर्मिनेंट से डिमांड फंक्शन रिलेट कर गया, डिटर्मिनेंट से डिमांड फंक्शन हो गया। बीच में अगर आप शेड्यूल लेकर आते तो इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती। देखिए उस कंटिन्यूटी को हम आगे की ओर ले चलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बायर्स लिखे। हाँ तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द मार्केट, हु आर बायर्स। कहीं आप इसको किसी भी लेवल पर यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अब जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो वहां पर जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट में जितने भी बायर्स होंगे, अब छोटा बच्चा चढ़ रहा होगा वो भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन ही इज नॉट ए कंपटीट कह सकते हैं, वो बोनाफाइड बायर। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ टहल रहा है तो माँ बायर हो सकती है, बच्चा तो उनके साथ है, लेकिन काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन में तो गिना जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक बायर्स में तो वो होगा वो महिला जो मार्केट में है, किसी चीज के परचेज करने के लिए गए। समझ में आ रहे हैं ना? हेलो, क्लियर? कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ बायर्स कहाँ से लिखेंगे? तो इन से इंडिकेट कर दिया। ऐसे इकोनॉमिक्स में चाहे वो आपको मानिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो उसमें हमेशा, या स्टैटिस्टिक्स में वो टोटल पॉपुलेशन को शो करता है, कैपिटल एन। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर देखा जाएगा। अब यहां से आप लोग ये जानिए, ये हो नहीं रहा है, छोड़ो। अब यहां से आप लोग आ जाइए इस पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में। ये वाली बातें, हाँ, लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि इससे ही ये सब बनेगा। किताब ने क्या कर दिया कि पहले इस सब को बना दिया है तब यहां लाया है। समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या किए कि हम लोग अफेक्टिंग, पहले डिमांड का मीनिंग क्लियर किए, फिर फैक्टर्स अब जो है डिमांड्स को देख लिए, अफेक्टिंग फैक्टर्स, फिर उससे हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जब भी कोई भी क्लास पढ़ाई जाती है ना, तो एक ही साथ तमाम बातें बोलने से क्या होता है, बता दे, वो करने से कभी कभी वो हौच पौच हो जाते हैं। पहले एक बात पर आपको बेस बनाए, फिर उस बात को रीडिफाइन करेंगे। देखते हैं कभी कोई स्टैचू बनता है या कोई मूर्ति बनता है तो एक ही बार में पूरा कंप्लीट नहीं बनता, उसको एक ही चीज़ को बार बार जो है अलग अलग ढंग से फिनिशिंग दी जाती है, तब फाइनल वो आउटपुट आता है। आपका वो पहला क्लास था, आज सेकंड क्लास है, तो उसमें थोड़ा सी आइडिया आपको एनहांस हुई। बात समझ रहे हैं? कोई भी बातें, हाँ कोई भी बातें फ्लेक्सिबल है, जो बातें अभी हम कह रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है। आगे जाकर या तो हम उसको थोड़ा सा संकुचित कर देंगे या उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, है ना? जैसे जैसे मैटर्स, क्योंकि कोई भी आइडिया अपने आप में तो एलाबोरेट है ही। तो अभी हम बात को समझाने के लिए कि यस आपके पास ये बातें पहुंच जाएगी, उस ढंग से बात को कहें। जब वो बात आप तक पहुंच गई, आप उसको अपने में शामिल कर लिए, और तब उस पर कोई नई बात कहेंगे तो उसके अनुसार आप बात करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने किया, और आप अभी जो बात को कह रहे हैं कि डिमांड की जो है चर्चा किया था, कि वो प्राइस की चर्चा किए थे, वही चर्चा तो अभी करने वाले हैं। देखिए सभी जो है आपका डिमांड फंक्शन है, वो भी डिमांड फंक्शन, ये भी हाँ, प्राइस भी एक डिटर्मिनेंट है। बोलिए। हाँ उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अभी कुछ और समझते हैं तो फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किसको लिखना ज्यादा बेहतर होगा। अंगूठा देखिए, आप पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। ओके थैंक यू। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। अब देखिए कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कई डिटर्मिनेंट्स हैं, अलग अलग सबको करते हैं। यानी एक बनाते हैं डिमांड फॉर गुड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन। समझ रहे हैं? बाकी सबको अदर थिंग इज रिमेनिंग द सेम लिखा जाता है ना, अदर थिंग इज रिमेनिंग द सेम। बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हो सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। दूसरा बनाते हैं डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स का। और तीसरा जो है, तीनों लॉ ऑफ डिमांड है। अब वो कैसे कैसे क्या समझते हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ मनी इनकम, मनी इनकम के साथ बाकी पॉपुलेशन वगैरह की चर्चा तो होगी, लेकिन अभी हम लोग के कंसिडरेशन में यही तीन लगातार यूज में आएगा। जब तक आप माइक्रो पढ़ेंगे तब तक इसी तीन के साथ डिमांड का रिलेशन पढ़ेगा। तो इसमें तो आपका नहीं चर्चा किया, लेकिन हम इन तीनों पर चर्चा कर देते हैं, बाकी जो होगी उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो देखिए ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन, ये भी डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन है। अदर वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट माना, यानी कि इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखाएंगे, दरअसल पी वाई एम एन अगर मान लेते हैं इतना है, तो इस सभी को हम ये कर देंगे, ऊपर एक बार दे देंगे। मतलब कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसके साथ वो एक्शन करेगा, बाकी के साथ उसका कोई एक्शन नहीं होगा। ये सब ये इग्नोरेबल हो गया। जो लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, स्टेटमेंट जब भी बनाइएगा लॉ ऑफ डिमांड का तो उसमें स्टार्टिंग करना होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तीन चार उसमें फ्रेज हैं, फ्रेज ही बोला जाता। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एक फ्रेज हो गया, या ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, मैंने सब चीज जैसे के तस रह जाए। तब अगर प्राइस में परिवर्तन होगा तो डिमांड में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये डिस्कशन हो गई। तो जहां कहीं भी अदर थिंग्स नहीं, अब इसमें क्या होगा, पी एक्स पर पाई हो जाएगा और पी वाई बिना पाई का होगा, और बाकी सब जो है कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बात समझ में? अगर एम के साथ हमको अटैचमेंट करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट कर देंगे, केवल एम को खाली छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिए। तो देखिए ये तीनों जो है, हाँ बोलिए, ठीक है। देखिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्राइस डिमांड, लॉ ऑफ प्राइस डिमांड कि अपने ही प्राइस से जब डिस्टर्ब हो। इसी से आप सीखिएगा मूवमेंट वर्सेस शिफ्टिंग कंसेप्ट, यहीं से बनेगा मूवमेंट वर्सेस शिफ्टिंग। उसमें आएगा मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, माने डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। एक है क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक है चेंज इन डिमांड। ये टर्मोलॉजी समझने के लिए आपको इन पर काम करना होगा, है ना। किताब में आपको ये तीनों पर काम नहीं किया है, लेकिन वहां पर ले जाकर वो बात को रख दिया है। तो आगे देखते हैं, इसको कौन सा बोलेंगे, इसी को लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। जब अपने प्राइस से डिस्टर्ब होगा तो उसे ही लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे या लॉ ऑफ प्राइस डिमांड बोलेंगे, और इसी से आपको इलास्टिसिटी निकलेगा। समझ रहे हैं? इसको बोलेंगे आपका क्रॉस डिमांड, लॉ ऑफ क्रॉस डिमांड। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि डिमांड किसी और वस्तु का, प्राइस किसी और वस्तु का, चाहे वो कंप्लीमेंट हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, तो क्रॉस हो गया। अपने से होगा तो प्राइस डिमांड हो गया,
लेकिन किसी अदर के प्राइस से अगर डिमांड डिस्टर्ब हो रहा हो तो वो आपका क्रॉस डिमांड हो जाएगा, और उससे जो स्टेटमेंट निकलेगा वो उसका स्टेटमेंट कहला जाएगा, उसका लॉ क्या है, लॉ व्हाट इज लॉ, लॉ इज स्टेटमेंट। लॉ क्या है, एक स्टेटमेंट होता है। और समझ में आ रहे हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में जो बातें कही जाती है वो जो उसका स्टेटमेंट होता है, दैट इज द लॉ ऑफ दैट मैटर, है ना। जैसे कि अपराध होता है, किसी ने मर्डर कर दिया, उसका फांसी की सजा है, तो एक स्टेटमेंट है कि अगर उसने ये किया तो इस पर ये दफा लगाइए, इसको ये सजा दिया जाए। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, ये इनकम से रिलेटेड हुआ तो लॉ ऑफ इनकम डिमांड। और समझ में आ रहे हैं, तो अभी केवल हम लोग कंसिडरेशन में इसको रखेंगे, आपके डिस्कशन में केवल ये चलेगा। तो हाँ, लॉ ऑफ प्राइस डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड, समझ रहे हैं। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी, चूंकि नजर के सामने तो आ गई है, वहां पर इसको हम डिस्कस कर देंगे। इसको डिस्कस कर देंगे तो इसकी आइडिया आपको खुद आ जाएगी, देख लिया जाए। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, अब बात समझ में आ गई। कौन पूछ रही थी उस समय, लड़की भाग गई लगता है, जाते रहा। अब लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा। अच्छा, आ गई, कहां भाग गई थी, पानी पीने। ओ अच्छा, अब फोन नहीं आया उसका, चार्ज हो रहा है, शुरू हो तो रहा है। अच्छा, आगे देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कल जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, वही बात है। मतलब आपको क्या लिखना है कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब आपका, इसको केवल हम इक्वेशन लिख देंगे तो इसी से बात समझ में आ जाएंगे। डी हम लिख के चलते हैं, अब डी को क्यू भी मान सकते हैं, डी एक्स लिखिए या क्यू एक्स लिखिए। तो डी एक्स का मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स, या क्यू एक्स को भी लिखेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स की बात करेंगे। तो डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन, क्लियर। तो अब हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन है, प्राइस। तो अब क्या होगा हमारा कि प्राइस अप तो डिमांड फॉर डाउन, और इन ये क्या हो जाएगा, इफ प्राइस डाउन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी राइजेज, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो हो जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स या सेज या एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब या शोज ए रिलेशनशिप, कुछ भी स्टेटमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। क्यों सर, क्लियर हो रही बातें। तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, लॉ डिमांड स्टेट्स, क्योंकि स्टेटमेंट स्टेट से बना है ना, स्टेट्स दैट, सॉरी देन लिख दिया, दैट when the price of good X rises, quantity demanded for that commodity, थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए ना, यहाँ डेट लगा दिया तो उसी कमोडिटी की इंडिकेट कर रहा है, फॉर डेट कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा
सेटिस पारिबस, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। हाँ अब बोलिए क्या नाम था उसका, उषा नाम था लड़की का, प्रगति नाम है। क्लियर हो गई, यही बात ना उस दिन लिखे थे। हाँ तो अब बात हो गई कि ये जो है पर्टिकुलर रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, दोनों अलग है। वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत, माने इसके विपरीत क्या लिखते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी राइजेज। तो फिर वाइस वर्सा नहीं लिखते हैं, और फिर कॉमा लिख कर लिखते हैं सेटिस पारिबस। सेटिस पारिबस का मतलब क्या समझते हैं आप, अगर सेंटेंस को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, है ना, पारिबस मतलब आप सेंटेंस इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप किताबों में देखिएगा तो इसी से स्टार्ट करता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स इतने चीज को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो देखिएगा 3 लाइन से ऊपर का आंसर हो जाएगा सर, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना कि व्हाट डिड यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड, या व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर, बात समझ में आ रहे हैं? एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, कोई भी पर्पस प्रश्न दे देगा तो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड shows or establishes or describes a relationship between quantity demanded of a commodity with its own price. The relation will be negative. That means when the price of other things remaining the same, when the price of a commodity rises, quantity demanded of that commodity falls and vice versa. समझ आएगा? अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम शुरू में लिखेंगे तो सेटिव पारिबस नहीं लिखेंगे, और अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वाइस वर्सा को नहीं लिखेंगे, फिर यहीं से बात को पकड़ लेंगे, है ना, यहीं से बात पकड़ लेंगे कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ क्या कर देंगे फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी राइजेस, हो गई। तो इससे क्या होगा आप देखिएगा तो आराम से एक पैराग्राफ हो गया, स्टेटमेंट हुई कि नहीं हुई? इतना काफी, अब अपने जगह से बाहर भी नहीं गए। हाँ नहीं, वाइस वर्सा का मतलब क्या समझे? नहीं, ये सेटिस पारिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये अलग मैटर है, ये अलग वर्ड है, बने ये है आपका कह सकते हैं पेयर वर्ड है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, देन दिस लॉ विल बी अप्लीकेबल। अगर एक साथ दो को वैरी कर रहा है तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि साथ साथ आप अपने प्राइस भी चेंज हो रहा है, साथ साथ आपका इनकम भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहे हैं? तो उन दोनों को लेकर कंसिडरेशन नहीं की जा रही है। इसमें क्या करता हूँ 1:1 का डिस्कशन है, बाकी चीज़ की डिस्कशन नहीं है। तो आप जब आप लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उस फैक्टर्स के बारे में आपका क्या, तो पहले ही लिख दिए कि अदर फैक्टर्स टेकिंग कंसिडरेशन एज कांस्टेंट। ये भी तो लिख सकते हैं ऑल अदर फैक्टर्स आर टेकिंग एज कांस्टेंट, देन द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ ए कमोडिटी राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। क्यों सर, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। माने वैरायटीज ऑफ वे से आप अपने सेंटेंस को कंपोजिट कर सकते हैं। उस कंपोजिशन में कहीं पर दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूं। क्लियर हो रहा है मैटर? स्टेटमेंट मिल रहे हैं ना, कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी लिखिए, फिर एक बार किताब पढ़ लीजिएगा, तो किताब में भी अगर वो बातें मिल रही है तो उसको किताब की बात को रहने दीजिए, वो अपने शब्दों में लिख लीजिए। सोचिए कि हमको ये लिखना है, लिखते चले जाइए, बन जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे। क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, तो ये डिफिनेशन हो गए। अच्छा, उसके बाद इसमें लॉ ऑफ डिमांड से ही अब हम लोग एक चीज और कर लेते हैं आज के लिए, वो है शेड्यूल का कंसेप्ट। क्लियर? शेड्यूल क्या है बता सकते हैं?
जैसे टाइम टेबल होता है उसी तरह से शेड्यूल होता है। टाइम टेबल यानी शेड्यूल मतलब तालिका, किस चीज की तालिका, कोई भी चीज की। तो यहां पर डिमांड शेड्यूल है, तो किसकी शेड्यूल बनाएंगे, डिमांड की शेड्यूल बनाएंगे। क्लियर? तो डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल दरअसल क्या है, क्या कहेगा व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? क्या आंसर देंगे आप लोग, बोलिए। टेबुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का जो टेबुलर फॉर्म है दैट इज योर डिमांड शेड्यूल। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड फॉल्स, या प्राइस डिक्रीजेज डिमांड राइजेज। क्लियर? तो हम लोग डिमांड शेड्यूल तो अपने से बना सकते हैं, क्योंकि हमको लॉ पर ही तो डिमांड शेड्यूल बनेगा। तो यहां पर पहले क्या लिख दें, प्राइस ऑफ गुड्स। हाइपोथेटिकल तो बनाना है हम लोग को, तो एज्यूम्ड बनाना है, एज्यूम करना है। और यहां क्वांटिटी डिमांडेड। बोलिए यादव जी, समझ में आ रहे हैं? अब प्राइस कहीं से पकड़ लीजिए, या तो आप प्राइस को चढ़ाते जाइए या तो प्राइस को घटाते जाइए। क्लियर? तो मान लेते हैं कि हम लोग 10 रुपया ले लेते हैं, प्राइस को हम लोग रुपीज में लेते हैं, क्वांटिटी को यूनिट्स में लेते हैं। और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए प्राइस रुपीज हो गया सिंबलाइज करने के लिए, और यहाँ कह सकते हैं यूनिट्स, क्वांटिटी यूनिट्स में होगा, केजी में होगा, पीसेस में होगा, है ना, डजन में होगा, कुछ भी हो सकता है। अब 10 पर है, 10 रुपया पर। अब क्वांटिटी बोलिए, तो हमारा अपने कंसेप्ट में क्या है कि प्राइस को हमको डिक्रीज करना है, तो क्वांटिटी को हमको क्या करना होगा, इंक्रीज। तो यानी छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू जाएंगे। तो छोटा वैल्यू मतलब परसेंटेज, मतलब उसे कोई वैल्यू बोल दीजिए। मान लेते हैं कि इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 रुपया से कम कर देते हैं। इससे क्या होगा, डायग्राम बनाने में आसान हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कर्व भी बन जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो हाइपोथेटिकल है, ये नहीं कह रहा है कि आपको लीनियर बनाना है या नॉन लीनियर बनाना है। खैर 8 है, तो बताइए इसको कितना कर दें, कुछ भी कर दीजिए, बोलिए। अगर हम 12 कर देते हैं, बढ़ना है, कितना बढ़ना है, कुछ भी, हम 5.5 भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 6 कर देते हैं, तो इसको आप 20 बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। नहीं समझ में बात आ रही है? तो अब ऐसा करते हैं कि इसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। ऐसे हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बात समझ में आ गए? अब कन्विंस हुए? उसमें 12-20 लिखे तो कन्विंस नहीं हो रहे थे, अब उनको समझ में आया, अरे कोई भी वैल्यू को भर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, उससे भी एक फॉर्मूला, एक जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 6, अब ये हो जाएगा 4, तो इसको कितना ले लेते हैं, 20, और इसको 2 ले लेते हैं, तो इसको 25 ले लेते हैं। हो गई बातें, हाइपोथेटिकल हो गया। अगर हम इसको 2 से चलते तो इसको कम करते जाते हैं, आगे है ना। तो दरअसल ये टेबल जो बन रहा है, ये डिमांड शेड्यूल किसके आधार पर बन रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के आधार पर ना। और किताब में क्या कर दिया कि पहले डिमांड शेड्यूल दे दिया, वो प्राइस को लेके चला गया, और लास्ट में ले जाकर लॉ ऑफ डिमांड को लेकर आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बेहतर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हम इसको इस ढंग से बात को समझा रहे हैं। नहीं तो उस समय प्राइस लेकर आते तो बात कन्फ्यूजन में होती। अब तो क्लियर कट है कि हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़नी है। तो जब कभी भी लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा हो तो हमेशा समझें कि लॉ ऑफ प्राइस डिमांड है। अदर को बोल देगा क्रॉस डिमांड, तो अदर गुड्स के प्राइस से आपको चर्चा करना होगा, या इनकम डिमांड, तो इनकम के साथ उसको आपको चर्चा करना होगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कह दे तो केवल और केवल आपका
उस कमोडिटी के उसके ही प्राइस के साथ उसका रिलेशन को एस्टेब्लिश करना होगा। क्लियर आइडिया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, एक शेड्यूल बन गया। तो कह सकते हैं कि व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? द डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन, क्योंकि डिमांड फंक्शन ही तो डी से पी एक्स निकाले हैं, डिमांड फंक्शन कह सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? डिमांड शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस लेवल। अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग क्वांटिटीज है जो कि अलग अलग टाइम में मार्केट में इंडिविजुअल के द्वारा मांगी गई, डिमांड की गई। तो ये जो डिमांड शेड्यूल बना, ये डिमांड शेड्यूल किसका बना? ये डिमांड शेड्यूल किसका बना बताइए? ये इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ए सिंगल बायर का हो गया, individual demand schedule. The demand schedule that is prepared for a single buyer, है ना, that is prepared for a single buyer, माने कि वो डिमांड शेड्यूल जो किसी सिंगल बायर के लिए प्रिपेयर किया गया उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं मैटर? एक बात और कर देंगे, बाकी अगले क्लास में करेंगे, लेट हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा ना। एक और टर्म कर देते हैं इसी के साथ। क्या हुआ? अब देखिए, यहीं से एक बनता है आपका डिमांड कर्व या डिमांड लाइन। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को जब हम प्लॉट करेंगे किसी प्लेन पर, किसी कर्व पर, किसी एक्सिस पर, तो उससे जो हमें कर्व मिलेगा उसे डिमांड कर्व कहेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर हम लोग डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी यहाँ लिख देते हैं गुड एक्स, यहाँ लिख देते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स, और यहाँ लिख देंगे पी एक्स। अरे बात समझ में क्लियर? अच्छा, उसको 2 से लेके गए हैं ना, प्राइस को 2 से लेकर गए हैं, तो ये हम मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए। इसी चीज को प्रेजेंटेशन में रहता तो बटन दबाते, ये स्क्रीन पर आता, लेकिन इसमें आपके सामने बनाने से क्या हो गया, फ्री हैंड रहेंगे, आप कहीं से भी ड्रॉ कर लेंगे। बस समझ में आ रहे हैं? रैंडम है। अच्छा, ये हम लोग कहाँ से लेके गए हैं? 5 से लेकर 25 तक, यानी 5 खाना बनाना है, 5, 10, 15, 20 और 25, ये हो गए। ओ यस सर, आज उधर से कुछ नहीं, कोई नहीं बोले, अब धीरे धीरे सब शांत होने लगे। कोई बात नहीं है, 2 मिनट में क्लास खत्म कर, 2 मिनट तो नहीं लगेगा। अब देखिए, अच्छा क्या, अच्छा कोई बात नहीं है। ये हो गए, कर्व बन गया, यानी आपका ग्राफ बन गए। या तो रेडीमेड ग्राफ होगा या तो मैनुअल होगा, आप लोग भी प्रयास करेंगे फ्री हैंड। आप फ्री हैंड बनाएगा तो हम क्यों मैकेनिकल बनावे, हम भी फ्री हैंड बना देते हैं बोर्ड पे। क्यों मिस्टर, वो चश्मा का नाम भूल जाते हैं? आदित्य। आदित्य मेरा भी नाम है। मेरा नाम क्या है पढ़ते हो? पता भी नहीं किया तो क्या जरूरत है। आदित्य का तो है, दूसरा नाम क्या है उसका? भानु भी कहते हैं आदित्य को। मेरा नाम भानु नहीं है। और क्या कहते हैं? हाँ, और क्या कहते हैं? दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, है ना। अच्छा देखो, अब
आए? अरे 2 पर कितना था, कहीं से भी शुरू कीजिए। 10 पर 5 था, 10 प्राइस 5, यानी ये था, यानी 8 पर 10 था, 6 पर 15 था, 4 पर 20 था और 5 पर 25 था। और यहाँ से एक लाइन को मिला देंगे, ये हो गया डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, ये होगी डिमांड का। ज़्यादा कुछ होगा तो यहाँ से लेंगे, इसको ये कर देंगे, इसको ये कर देंगे, हो गया डिमांड। लेकिन उसको रहने देते हैं। हट भी गया, आ भी गया, क्लियर। तो केवल जो है क्या नाम, प्रेजेंटेशन में नहीं होगा, यहाँ भी लाइव प्रेजेंटेशन चलेगा। ओके, तो जब कभी भी आपको डिमांड कर बनाना होगा, बड़ी हंसी आ रही है मिस्टर, तो कभी भी बनाना होगा तो कैसे बना लेंगे आप? यहाँ से ये करेंगे, हाँ यहाँ से ये करेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे, हो गया डिमांड करो। कभी भी रैंडम यहाँ पर, हाँ बिल्कुल यही करना ही चाहिए। ये तो समझाने के लिए बनाया जाता है, समझ रहे हैं? ये तो बच्चे लोग को स्टार्टिंग में समझाने के लिए, लेकिन रैंडम डिमांड कर्व लेना होगा तो सीधे ये लिख देंगे, डी इज द डिमांड कर्व। और सिंपल सी बात है, उसमें क्या कर देंगे, एक यहाँ दे देंगे, माने एक पहले प्राइस ले लेंगे कि यहाँ P1 ले लेंगे या P2 ले लेंगे। P1 से शुरू करिए या P0 से, P0 ले लीजिए प्राइस। स्टार्टिंग कैसे करिएगा, क्योंकि प्राइस के अनुसार डिमांड को करना है। तो यहाँ डिमांड Q0 है, प्राइस को अगर आप चूंकि ऊपर लिए हैं तो गिरा दीजिए, अगर यहाँ पर प्राइस लिए होंगे तो बढ़ा दीजिएगा। थोड़ी वो कह रहा है कि पहले बढ़ाइए कि पहले घटाइए, आपकी मर्जी, प्राइस को बढ़ाना या घटाना है। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप घटा भी बना सकते हैं डायग्राम। तो अब दूसरा लीजिएगा तो यहाँ होगा, तो ये नंबर से मत जाएगा, इसको P1 मान लीजिएगा कि व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP0 टू OP1, केवल P0 नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना प्राइस कहलाएगा। व्हेन प्राइस इज OP0, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज OQ0। पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि व्हेन प्राइस इज OP0 इक्वल टू OP0, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी by the individual OQ0. When price falls from OP0 to OP1, demand increases from OQ0 to OQ1, and this is the law of demand, है ना? This is said by law of demand. बात क्लियर हो गई? आज यहीं तक रहने दें, यहां तक आइडिया क्लियर हो गया? आप लोग बोलिए, आप लोग का आइडिया क्लियर हुआ? तो हाँ, नहीं इसमें ये वाला ना, ये वाला नहीं करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, समझ रही हैं? ये तो समझाने के लिए बनाए, जैसे कैसे इसमें बनाए, अब फ्री हैंड बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अलजेब्रिक करेंगे, बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, तो ये हम लोगों ने जो डिस्कशन किया ये इंडिविजुअल का हो गया। इन्हीं सभी को अगर हम लोग करेंगे तो मार्केट हो जाएगा। अब फिर मार्केट को जोड़ देंगे तो मान लिया कि 3 बायर है, तीनों का अलग अलग डिमांड होगा। अब इसी में कुछ देर के लिए अगर ये मान लेते हैं कि ये जो है, सॉरी मिट गया, ये जो है आपका फर्स्ट के लिए हुआ, मान लेते हैं फर्स्ट कंज्यूमर के लिए, हो सकता है सेकंड कंज्यूमर जो है मार्केट में उसका मान लिया कि 10 रुपया पर जो है उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, वो 20 ले रहा है, वो 30 ले रहा है, ये 40 ले रहा है, ये 50 ले रहा है, ये 60 ले रहा है, सेकंड बायर। थर्ड बायर को मान लेते हैं, ले लेते हैं अगर, तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि 8 ले रहा है, ये 16 ले रहा है, ये 24, 32 और 40 ले रहा है। क्लियर? तो ये सभी इंडिविजुअल डिमांड्स हो गए। तो टोटल डिमांड्स कितना हो जाएंगे? हो जाएंगे ना आपका 5 और 10 25 और 8 33,
ये टोटल क्या हो जाएगा, ये मार्केट डिमांड हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा डी, समेशन ऑफ डी, क्योंकि ये आपके पास डी ए है, ये डी बी है, या D1 D2 कर देते हैं, ये D1 है, ये D1 है, ये आपका D2 है, ये D3 है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर वन, डिमांड ऑफ सेकंड एंड डिमांड ऑफ थर्ड। हो गई बातें। इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका 30 10 40 10 50 50 और 6 56 हो जाएंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6 1 7, ये कितने हो जाएंगे, 70 30 100 102 हो जाएंगे, आई 6 125 हो जाएंगे। आप फिर इसको प्लॉटिंग कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। पथ क्लियर हो गए ना। तो यहाँ तक आप लोग तैयार करके अपने कॉपी पर रखिएगा। हाँ, एक ही प्राइस पर ना, क्योंकि आपके पास पॉकेट में 100 रुपया है, आपके पास 500 है, इनके पास 300 है, तो मार्केट में आपके लिए अलग प्राइस, इनके लिए अलग प्राइस नहीं ना होगा। जितनी आपकी नीड होगी या जितनी आपकी परचेसिंग कैपेसिटी होगी उतना आप क्वांटिटी डिमांड करेंगे। इक्वल डिमांड तो हो नहीं सकता। आपके घर में 4 परिवार है, इनके घर में 7 परिवार हैं, तो प्राइस तो 10 रुपया होगा। उस पर आप 10 केजी लेकर जाएंगे तो ये 15 केजी लेकर जाएंगे, क्योंकि इनके पास मेंबर ज्यादा हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना। प्राइस तो डिफर नहीं करेगा, उस पर्टिकुलर प्राइस पर अलग अलग बायर का अलग अलग क्वांटिटी हो सकता है। क्लियर। तो अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तब तो टोटल मार्केट हो जाएगा। आपने 5 खरीदा, किसी ने 20, किसी ने 8 डिमांड किया, तो टोटल मार्केट डिमांड 33 हो गया। प्राइस तो वही नहीं करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप एक कंपोजिट नहीं कर सकते ना। एक पर्टिकुलर प्राइस पर टोटल बायर्स कौन कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उन तमाम क्वांटिटी को सम अप करेंगे तो उस प्राइस पर उतनी क्वांटिटी टोटल मार्केट क्वांटिटी मार्केट डिमांड कहलाएगी। क्लियर हो गई बातें। तो आप लोग यहां तक मार्केट डिमांड तक जो जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि ये नॉर्मल गुड्स हैं, अब इसका गिवन गुड्स का क्या बनेगा, तो सब चर्चा के विषय में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, क्लास क्लियर रहा, एकदम स्पष्ट हो गए ना। इतना दूर तक का तो आंसर किसी भी तरीके से पूछा जाए तो अपने लैंग्वेज में तो बोल ही सकते हैं, है ना। और इंग्लिश में 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें भी बोलने की कैपेसिटी आ ही जाएगी, बोला ही जाएगा। देख लेंगे हम लोग। ओके, टाटा बाय बाय। इतना रहने देते हैं क्लास। ओके ओके, थैंक यू। आपका क्लियर हो गया। ये प्रगति नाम है, उषा। अच्छा।